वेलकम बच्चों, आज मैं आपके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बात करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या हो, कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, या हम अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसी के मतलब यही पूरा केमिकल रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, यानी वैसा केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता हो, या तो फॉरवर्ड जाता हो, ठीक है ना, या फिर उसको बैकवर्ड। लेकिन हम उसको बैकवर्ड नहीं बोलते हैं, हम उसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि वो फॉरवर्ड ही जा रहा है, एक ही तरह से जा रहा है, या तो वो आगे की ओर ही जा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो केवल एक ही मतलब डायरेक्शन में करता है। जैसे ए रिएक्टेंट लिए, आफ्टर रिएक्शन वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया। तो ए से बी जाएगा लेकिन वो बी से ए नहीं जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक ही डायरेक्शन में होगा, ए से बी में जाएगा। ये जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में जो इरिवर्सिबल वाले रिएक्शन होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। कहता है इट रिक्वायर्स डेफिनेट टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन। मतलब एक निश्चित समय में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में सिंगल एरो लगा होता है, किसमें, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन में। इसमें आर क्या है, रिएक्टेंट है, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अगर बात करते हैं कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट समय के साथ क्या करता है, बनता है। यानी मान लो पहले ये क्या रहा होगा, 100% इसकी कंसंट्रेशन रही होगी, उस समय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये आया हुआ कितना पे, 70 पे आया होगा, तो ये 30% बना होगा। उसके बाद ये कितना आया होगा, 50 पे आया होगा, तो ये कितना 50% बना होगा। इसके बाद ये 30 पे आया होगा, तो ये 70 बना होगा। जैसे ये 0 आया होगा वैसे ये 100% बना होगा। यानी धीरे धीरे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज होता है, 100% चला जाता है। तो जितने भी इरिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 100% हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन जो इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं उसकी बात करते हैं। तो जितने भी प्रिसिपिटेशन वाले रिएक्शन होंगे वो सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3, और साथ में क्या ले लिया बाबू, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। ये दोनों सॉल्ट हैं, तो इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सिल्वर किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ, AgCl, और साथ में क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 फॉर्म्ड होगा। यहाँ जो ये AgCl बनेंगे ये क्या बनाते हैं, वाइट PPT बनाते हैं, वाइट PPT बनाते हैं। तो जैसे ये PPT बन जाएगा तो आप बताएं क्या ये दोनों रिएक्शन करके बैक करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। यानी सिल्वर नाइट्रेट और KCl एक बार रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो AgCl का PPT बन जाएगा, तो ये रिएक्शन कभी रिवर्स नहीं करेगा। तो जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, दूध से जो दही जमाते हैं वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल। एक बार जो दूध किस में कन्वर्ट हो गया, दही में, तो दही पुनः मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो सब किसके एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, अगला है जितने भी न्यूट्रलाइजेशन, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और क्या होता है, इरिवर्सिबल। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोगों ने क्या ले लिया बाबू, HCl ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस किसको ले लिए, NOH ले लिए। तो अब ये जो रिएक्शन होगा क्या बनेगा, NaCl
यहाँ से ये सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं करेगा। क्यों? अब कहोगे सर NaCl को पानी में रखेंगे तो ये HCl और NaOH नहीं बना देगा, नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि HCl का हाइड्रो यहाँ पे क्या है, HCl का टेंडेंसी है H पर प्लस को क्या करना, डोनेट करने का। एक बार वो डोनेट कर देगा तब पुनः उसको मतलब क्या करेगा, रिकम्बाइन नहीं करेगा। समझ में आया क्या? तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन होते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के। तो जितने भी कहता है ऑल कंबशन रिएक्शन और क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर। जैसे जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे वो सब इरिवर्सिबल होंगे। जैसे मान लो अपने पास क्या है, पेपर है, पेपर में अगर आप आग लगा देते हैं तो आग लगाने के बाद क्या बनेगा, वो मतलब राख बचेगा, एसेस बचेगा। क्या हम एसेस से पुनः पेपर बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। और किसका इरिवर्सिबल हुआ, कंबशन का हुआ। तो जैसे मान लो उसी तरह अपने पास कार्बन एक सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन में जला करके ये क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। क्या ये CO2 गैस से हम पुनः कार्बन बना सकते हैं? नहीं बनेगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया बाबू, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास मीथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन में जला दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा। साथ में क्या बनता है, H2O वेपर बनता है, CO2 गैस बनता है। तो ये तो उड़ जाएंगे। तो अब बताओ क्या ये पुनः रिवर्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं याद कर ले, वो क्या होंगे बाबू, इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। अगला है, कहता है एनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर्स इन ओपन कंटेनर इज क्या होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर मान लो कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो CaO बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट या इसी को क्या बोलते हैं बाबू, लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर हम इसको मतलब हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनाएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर ओपन में करते हैं तो यहाँ CO2 गैस है, उड़ जाएगा। तो जैसे ये गैस उड़ जाएगा तो बताइए क्या ये रिएक्शन रिवर्स होगा, नहीं होगा। यानी क्लियर हो गया। तो जितने भी डिकम्पोजिशन, अगला रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको भी हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा। अब यहाँ जो KCl बनेगा इसको एक्वस ले लेते, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, गैस है, उड़ जाएगा। ओपन कंटेनर है तो उड़ जाएगा। तो क्या है, रिएक्शन रिवर्स करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, अगर कंटेनर ओपन होगा तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बाबू, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने पास एक एग्जाम्पल है, A से B बन रहा है। A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। A अपना क्या है, रिएक्टेंट है, और B क्या है, प्रोडक्ट है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में कि A का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम जैसे इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कहते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। अब जैसे मान लो हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बाबू, 0 हो जाएगी, और उस समय इसकी कंसंट्रेशन 100% हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि B कंप्लीटली बन चुका है और A कंप्लीटली क्या हो गया, डिसअपीयर हो चुका है। क्लियर है, खत्म हो चुका है। क्लियर है। तो इसका मतलब है इरिवर्सिबल रिएक्शन एक समय के बाद कंप्लीट हो जाता है। यानी इसमें एक डेफिनेट समय चाहिए केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट हो जाता है, एक डेफिनेट समय में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लो हम लोग A का कंसंट्रेशन यहाँ ले लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर में A को लिखे हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, इसको कंसंट्रेशन ऑफ A बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय T=0 पे इसकी कंसंट्रेशन मान लो ये 100% मैक्सिमम है। उस समय B का कंसंट्रेशन कहाँ है बाबू, 0 है। कहाँ है बाबू, 0 है। इस एक्सिस पे हमने किसको लिया है, कंसंट्रेशन को ले रखा है। तो धीरे धीरे समय के साथ A का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ X यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि A का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी टाइम एक्सिस को जब टच करेगा तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। और फाइनली A का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0। उसी समय क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये डिक्रीज करेगा वैसे वैसे B बन रहा होगा, और B का कंसंट्रेशन क्या होगा, जैसे A का कंसंट्रेशन जहाँ पे 0 होगा उसी समय B का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, 100%, और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये किसका ग्राफ है बाबू, इरिवर्सिबल रिएक्शन का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के।
चलिए फिर बात करते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं? तो वैसे केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन यानी दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो जैसे हम बात करते हैं ए है बी है, जैसे मान लो ए से कहाँ चला गया? बी में चला गया। पुनः अगर हम बात करें तो बी से कहाँ चला है? ए में, यानी ए से बी भी पॉसिबल है और बी से ए भी पॉसिबल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन जो ए से बी में जा रहा है अब पुनः बी से कहाँ जा रहा है? ए में जा रहा है, यानी बैक भी कर जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो ए से बी में आया और बी से पुनः कहाँ चला गया? ए में चला गया। अब रही बात इस रिएक्शन की कंप्लीशन की बात करें तो ये रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगा? देखो भाई ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, ए से बी में, मतलब ये कंटिन्यू चलते जा रहा है। मतलब ये एक दूसरे में क्या है? मतलब ये डायनेमिक मोशन में है, यानी ये मोशन में है, ए से बी में, बी से बी में, बी से ए में। तो ये जो है ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कहने के लिए कहा जाता है अनंत समय लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। यानी कहने का मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है। क्लियर है? ये कंटिन्यू चलते रहता है। इस रिएक्शन को कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ साइड एरो। ठीक है ना, दोनों तरफ हम लोग एरो यूज करते हैं, यानी दिस इज द सिंबल ऑफ क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। तो पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं अपने पास क्या है? H2 है, हाइड्रोजन गैस है, और प्लस I2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ और क्या बना? HI बना। ठीक है ना, 2HI बना। अब जैसे हम बात कर लेते हैं इस 2HI मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा H2 में और साथ में किस में टूट जाएगा? I2 में टूट जाएगा। क्लियर है? तो अब दोनों रिएक्शन A मतलब मान लो A प्लस बी मिल के C बन रहा है, पुनः क्या है? C टूट करके A प्लस बी दे रहा है। यानी कहने का मतलब है इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस I2, दोनों साइड एरो दे करके क्या लिख सकते हैं? 2HI। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। H2 प्लस I2 होगा। ठीक है ना, यहाँ I2 2HI बने, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। ये सिंबल बता रहा है कि ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये सिंबल बता रहा है ये एरो की ये रिएक्शन क्या कर रहा है? बैकवर्ड जा रहा है। क्लियर है? यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रेट भी हो और बैकवर्ड रेट भी हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बाबू? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। जिसके एग्जाम्पल में ये कौन सा है? H2 प्लस I2 मिल करके क्या बनाएगा? 2HI। और क्लियर है? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बाबू, उसी तरह है N2 प्लस H2 मिल करके क्या बनाता है? NH3। इसको बैलेंस कर देते तो 2NH3 हो जाएगा, यहाँ 3H2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मतलब ये पहला स्टेप ऑफ रिएक्शन है। अब जैसे हम अमोनिया को 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या टूट जाएगा? N2 प्लस H2 में टूट जाएगा। मतलब ये रिएक्शन रिवर्स भी कर जा रहा है। तो इसका मतलब है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? N2 प्लस 3H2 मिल करके क्या बनाएगा? 2NH3 अमोनिया बनाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे हैं तो यह किस में हम लोग देखते हैं? क्लोज कंटेनर में। अगर इसी रिएक्शन को हम ओपन कंटेनर में बात करें तो ये ओपन कंटेनर में रिएक्शन रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अमोनिया जो गैस बनेगा ये गैस उड़ जाएगा। क्लियर है? तो पुनः ये रिवर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कंटेनर क्लोज होगा तो ये अमोनिया बनेगा, अब पुनः अमोनिया टूट जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अब इससे क्या बनेगा? ये बनेगा, पुनः अमोनिया से क्या बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये प्रोसेस क्या होगा? एकदम मोशन में होगा। इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। यानी क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम लोग जो इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे वो किस पे स्टडी करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन में। हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है ना, चलिए ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं कितने तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर रिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें केवल और केवल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूलर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और दूसरा होता है आयनिक। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है? तो मॉलिक्यूलर रिवर्सिबल रिएक्शन में ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? ये वाले और ये वाले एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर में आ सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं।
वैसे ही है PCl5 है, ये क्या करेगा बाबू, PCl3 बनाएगा और साथ में क्लोरीन गैस बनाएगा। उसी तरह अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अपने पास क्या है N2O4 है, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा क्या बाबू 2NO2 के फॉर्म में। उसी तरह अपने पास क्या है SO2 गैस है प्लस O2 गैस देंगे, ये इक्विलिब्रियम कर बना लेगा कौन सा गैस, SO3 गैस बना लेगा। क्लियर है, तो पहले आप इसको फटाफट नोट कर ले, फिर हम लोग बात करते हैं आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन। आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, उस तरह के रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें केवल एटलीस्ट वन आयनिक स्पीसीज, कम से कम एक आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी दोज रिवर्सिबल रिएक्शन विच कंटेन्स एटलीस्ट वन आयनिक स्पीसीज, कम से कम एक आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब ये टूटेगा H पे प्लस में और प्लस HSO4 पे माइनस में, हमने इसको तोड़ लिया। तो पहले एक क्या होगा, H2SO4 टूटा किस में, H प्लस में और HSO4 पे माइनस में। एट द सेम टाइम ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करके क्या बना दे रहा होगा, H2SO4। तो यहाँ पे आयनिक स्पीसीज कौन कौन हो गए, H प्लस और HSO4 पे माइनस, ये क्या हो गया, आयनिक स्पीसीज हो गए। क्लियर है, तो ये पुनः कंबाइन करके क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। उसी तरह अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, H3PO4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये टूट गया 2H पे प्लस और प्लस क्या HPO4 पे एक माइनस में तोड़ दिए। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है कि ये टूटा किस में, 2H पे प्लस और HPO4 पे माइनस, पुनः ये कंबाइन करके क्या बना देगा, H3PO4 पे एक माइनस। यहाँ कितने माइनस आएंगे, 2 माइनस होंगे। क्लियर है, तब ये कंबाइन करके ये प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा, क्या बनाएगा, H3PO4 बनाएगा। क्लियर है, तो ये आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे A से B में गया, ठीक है ना, पुनः ये B से कहाँ चला है, A में चला आया। तो हम लोग देखेंगे कि यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, शुरू में A का कंसंट्रेशन जिस समय 100% रहा होगा, उस समय B का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब ऐसा होगा कि इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और B की कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे B बनना शुरू हुआ होगा वैसे ही B किस में टूटना शुरू हो गया होगा, A में। क्लियर है, और उसी तरह क्या होगा कि जैसे A में मतलब क्या होगा, पहले ये फास्ट हो रहा होगा रिएक्शन, बाद में जब B से इसमें कन्वर्ट शुरू हो गया तो ये धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई होगी। पहले 100 से चलाया कितना पे, 40 पे चलाया, मान लो या 50 पे चलाया, तब इसकी रेट क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगा। उस समय B 50 बन गया होगा, जो B उधर की ओर क्या कर रहा होगा, टूट रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे B क्या कर रहा होगा, बन चुका होगा, B भी उतना बन चुका होगा, और B का जैसे A का टूटने का रेट और ठीक है ना, A का टूटने का रेट और B का क्या होगा, टूटने का रेट क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि A से B में जाने का जो स्पीड होगा उसी समय B में A का जाने का स्पीड क्या हो जाएगा, एक समय के बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी जितना फॉरवर्ड स्पीड होगा, जितना फॉरवर्ड रेट होगा, रेट बोले तो स्पीड, ठीक है ना, जितना फॉरवर्ड रेट होगा यानी A का बनने का, उतना ही इसका क्या होगा, बैकवर्ड रेट होगा। बैकवर्ड रेट यानी जब रेट मतलब दोनों क्या होंगे, स्पीड समान हो जाएंगे, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसी समय हम लोग बोलेंगे कि भैया अब इसके बाद क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी जितना स्पीड से A B में जा रहा है उतने ही स्पीड से B A में आ रहा है। यानी दोनों का क्या होगा, मतलब ऐसा है कि ये जरूरी नहीं कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन अलग अलग पे भी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इक्विलिब्रियम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में पॉइंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना स्पीड से ये जा रहा होगा, ठीक है ना, उतना ही ये पहले तो क्या होगा कि जिस समय A 100 रहा होगा उस समय B 0,
अब यहाँ से ए डिक्रीज करना शुरू हो गया, यानी बी में कन्वर्ट होगा, इसका रेट घटेगा तो बी का फॉर्मेशन वैसे ही होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का रेट, अब बी भी क्या करेगा, ए में टूटना शुरू होगा, तो बी में क्या, बी क्या होगा, ए की तरफ जाएगा और ए किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ। तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का जाने का और आने का स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम होता कैसे है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक बकेट लिया, उस बकेट में हमने वाटर का मतलब पानी टैप के सहारे हम लोग क्या करने, उसमें पानी भरना शुरू कर दिए। पानी टैप के सहारे जब पानी भरेगा तो धीरे धीरे वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो मान लो वो कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब मान लेते हैं हम क्या करते हैं, नीचे से बड़ा सा होल कर दे तो पानी ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, और उसमें टैप, सेकेंड केस में क्या है कि टैप बंद है, तो अब पानी क्या करेगा, निकलेगा। तो उस समय वाटर का लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए अब मान लेते हैं हम थर्ड केस लेते हैं। एक केस मैंने ऐसा लिया जिसमें मान लो एक केस है जिसमें हमने क्या किया, ऊपर टैप के सहारे हम लोगों ने क्या किया, पानी भरा, तो धीरे धीरे इसमें वाटर का लेवल इंक्रीज किया, तो हम इसको बोलते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, टैप से हम पानी नहीं भर रहे हैं, पहले से ही वाटर का लेवल इतना था, हम इसमें होल कर दिए, तो इसमें से पानी निकलना शुरू, तो धीरे धीरे इसमें वाटर का लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, बैकवर्ड। उसके कंपैरिजन में ये तो रिएक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को टैप के सहारे पर क्या करते हैं, इसमें पानी डालना शुरू करते हैं। क्लियर है। तो इसमें पानी का लेवल है, मान लो इतना लेवल पहले से था, अब हम क्या करते हैं, टैप के सहारे इसमें से पानी आ रहा है, तो टैप के ही इक्वल साइज का हमने क्या कर लिया, एक नीचे में होल कर दिया। तो मान लो जैसे एक ड्रॉप आ रहा है वैसे एक ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है, इसका दूसरा ड्रॉप आया तो यहाँ से दूसरा ड्रॉप निकल गया, उसी तरह तीसरा ड्रॉप आया तो यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकल गया। तो हम क्या देखेंगे, क्या इस केस में वाटर का लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जितना रहेगा उतना ही कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो इस केस में वाटर का लेवल एक तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्या वो वाटर का लेवल बढ़ना नहीं चाह रहा है, चाह तो रहा है। क्लियर है, क्योंकि पानी तो आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वह रेट किसके बराबर हो गया है, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, यानी जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है। क्लियर है। तो ये इस समय जो इक्विलिब्रियम होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम रुका हुआ है, नहीं, ये इक्विलिब्रियम क्या है, मोशन में, ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। क्या, लेकिन हम जब देखेंगे तो हमको तो यही लगेगा कि वाटर का लेवल उतना ही का उतना ही है। क्लियर है, मतलब हमको इसमें लेवल सेम दिखेगा, लेकिन ये प्रोसेस रुका नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। तो जो अपना केमिकल इक्विलिब्रियम होता है किस तरह का होता है, डायनेमिक इन नेचर का होता है। मतलब उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंसंट्रेशन क्या है बाबू, कांस्टेंट है, x ग्राम है, इसका भी x ग्राम है, यानी कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट लगेगा, लेकिन वो प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलते। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। कहता है व्हेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाता है, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। क्लियर है, तो उसको क्या बोलते हैं, देन रिवर्सिबल रिएक्शन इज सेड टू बी क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम स्टेज। अब जैसे हम बात करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करते हैं, तो जैसे मान लो ऊपर वाला अपना रिएक्टेंट है और नीचे वाला अपना क्या है, प्रोडक्ट है, तो T इक्वल टू जीरो पे इसकी जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, और T इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। धीरे धीरे हम समय के साथ देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रहा है, यानी रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। और कुछ देर बाद हमने देखा कि कंसंट्रेशन क्या हुआ रिएक्टेंट का, उसके बाद क्या हो गया बाबू, कांस्टेंट हो गया, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद क्या हो गया, तो जिस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं कि इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या हुआ, अचीव हो गया है। क्लियर है, समझ में आया क्या। अब यहाँ ध्यान रखेंगे,
यहाँ क्लियर है, ये कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट हो जाए। तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ अलग था, जिसकी वजह से वो क्या किया बाबू, वो अलग पॉइंट पे जाकर के क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अब प्रोडक्ट क्या हुआ, कुछ अलग पॉइंट पे जाकर के कांस्टेंट हुआ। उसी तरह अगला हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है। उसी तरह समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक समय जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है बाबू, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अचीव हो गया। इस पॉइंट पे क्या हो गया बाबू, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। उसी तरह मान लेते हैं एक अगला एग्जाम्पल है जिसमें ये अपना रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का। अब ऐसा है कि इस केमिकल रिएक्शन में देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट के बाद यानी दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ध्यान रखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बी इक्वल, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कि दोनों का क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है। इस केस में कभी बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें दोनों क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, समझ में आया क्या। अब हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल है N2 प्लस क्या है, 3H2 है। इसका कंसंट्रेशन का ग्राफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट है, तो इसका कंसंट्रेशन समय के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो समय के साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर है, नहीं है, लेकिन कांस्टेंट तो है। तो जिस पॉइंट पे ये कांस्टेंट होता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है, अचीव हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम हुआ है, अगर x मोल ये थे या इसके x मोल थे और इसके x मोल थे, तो आप देखेंगे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। t = 0 पे अगर मान लेते हैं, आप शुरू में देखें, पहले आप देखें कि उसमें कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, x है, ठीक है ना। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन भी आपने देखा क्या है, x है, मान लो, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने देखा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, x है। अब कुछ देर, आधा घंटा 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन x है, 15 मिनट बाद देख रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन x है, आधा घंटा बाद देख रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन क्या है, x है। तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। क्लियर है, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर अगला हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है अगर ए से बी में जा रहा है, ठीक है ना, और बी से कहाँ जा रहा है, ए में जा रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने के बाद जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना स्पीड से ये आगे की ओर जाएगा, ए से बी में जाएगा, उतना ही स्पीड से ये बी से क्या चीज़ में जाएगा, ए में जाएगा। यानी रेट ऑफ बैकवर्ड बी से ए में क्या होगा, सेम स्पीड से जाएगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी ए से बी में जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर बी लिखेंगे, बी से कहाँ जाएगा, ए में, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कब, एट इक्विलिब्रियम पे। यानी रेट ऑफ, इसका ग्राफ देख लेते हैं, रेट वर्सेस क्या है, टाइम है, यानी स्पीड है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, मान लो ये क्या है, ए है और ये बी है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आर बी होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज को बताएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि अब ये रिएक्शन क्या रुक गया है, यानी जैसे मान लो अगर हम इसके क्या लेते हैं, 10 ग्राम इधर लेते हैं, तो बी का कितना, मतलब जैसे इसका 10 ग्राम किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, तो इसका बी ग्राम, इसका भी क्या है, 10 ग्राम, 10 ग्राम से ये 10 ग्राम बन रहा, पुनः ये 10 ग्राम कहाँ चला जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, पुनः ये 10 ग्राम इसमें। यानी एक तरह का ये इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, अचीव हो जा रहा है। यानी ए का 10 ग्राम बी में चला गया, पुनः बी का 10 ग्राम ए में चला गया, विद सेम रेट। यानी जितने स्पीड से ये आया उतने ही स्पीड से चला गया,
ठीक है ना, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जैसे हम बात करते हैं क्या ये रिएक्शन रुका हुआ है कि मोशन में है, तो मोशन में है, तो यानी कहने का मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, मतलब ये इक्विलिब्रियम क्या चीज़ में है, मोशन में है। क्लियर है। इक्विलिब्रियम कैन अटेन ओनली इन क्लोज कंटेनर। ध्यान रखें इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ओपन में हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं N2 + 3H2 को ही ले लेते हैं ओपन कंटेनर में, तो ये अमोनिया बनेगा। जो अमोनिया उड़ जाएगा, क्या ये रिएक्शन रिवर्स करेगा, क्या ये रिएक्शन रिवर्स करेगा, नहीं करेगा। जैसे होगा क्या कि जैसे N2 3H2 मिल करके अमोनिया बनाएगा, ये गैस होगा, उड़ जाएगा अगर कंटेनर ओपन होगा तो क्या ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स ही नहीं करेगा। अब देखो इसको रिवर्सिबल करने के लिए पहले हमारा कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर ये क्लोज कंटेनर होगा तो ये गैस उड़ेगा नहीं, पुनः ये रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा। क्लियर है। तब जा करके क्या होगा, इक्विलिब्रियम जैसे ये इसमें जाएगा पुनः ये इसमें जाएगा। धीरे धीरे जब एक समय ऐसा आएगा कि जाने का और आने का रेट बराबर हो जाएगा, तो उस समय बोलेंगे कि इसके द्वारा इस केमिकल रिएक्शन का क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्लियर है। चलिए इक्विलिब्रियम कैन अटेन ओनली इन क्लोज कंटेनर वाला बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी द ऑब्जर्वर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड कलर बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जैसे अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर गया, जैसे ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया, तो आप ध्यान रखेंगे इस दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इवन प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा इसका कलर क्या हो जाएगा, कलर भी फिक्स रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका x मान लो इसकी कंसंट्रेशन x है और B का कंसंट्रेशन भी मान लो क्या है, x है, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन मान लो या इसका x है तो इसका y है। जरूरी नहीं कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ही हो, इसका x है और इसका y है, तो आप 10 मिनट बाद भी देखोगे तो कंसंट्रेशन इसका x ही रहेगा, इसका y ही रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा उसका कलर जो होता है ना, कलर भी चेंज नहीं होगा, कलर जो होगा एक कांस्टेंट कलर रहेगा। ठीक है ना। अगर मान लो कोई कलर फेड कर गया तो उसी फेड कंडीशन में रहेगा। क्लियर है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अगला है पॉइंट 5th नंबर, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम इधर डायरेक्शन, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जैसे ऐसा है कि मान लो हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो ये A से B या क्या है B से A, ठीक है ना, दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड से भी कर सकते हैं अचीव और प्रोडक्ट साइड से भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे अगली पॉइंट की बात करते हैं, ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो ऐसा है कि अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है उसके कंसंट्रेशन, टर्म, प्रेशर वेशर, इस सब चीज़ को चेंज नहीं करता है। क्लियर है। कैटलिस्ट क्या करता है, इट कैन इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को क्या बढ़ा देता है, रेट को इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ये बढ़ा देता है और ये घटाने, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अल्टर करता है। जो इक्विलिब्रियम मान लो कि बहुत लेट से अचीव होता है, तो अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा पहले हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है जो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, पहले ही अचीव कर लेगा, यानी ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इस पॉइंट पे अचीव हो गया। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है ना, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। क्लियर है। तो एक कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पहले अचीव हो जाएगा। क्लियर है। इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वेग साइंटिस्ट इन द ईयर ऑफ 1864। 1864 में इन्होंने दिया था। इनकी क्या स्टेटमेंट थी, तो इनकी स्टेटमेंट था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of reacting species with each concentration term raised to the power of stoichiometric coefficient of that species in the chemical equation। इसको थोड़ा हम इधर समझते हैं। क्या कहा था कि द रेट ऑफ, जैसे मान लो अपने पास एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, अल्फा ए प्लस बीटा बी आफ्टर रिएक्शन गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक है। ये अपने पास एक केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें ये जो अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये क्या है, अल्फ़ा बीटा
गामा एंड डेल्टा इज क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है या सॉरी कोफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक तो फॉरवर्ड होगा और एक क्या होगा, बैकवर्ड होगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो इसका अल्फा है तो ये इसके पावर में चला जाएगा। बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, बीटा है तो ये इसके पावर में चला जाएगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है। तो इसको अगर हम इक्वल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट के लिख दिए और के क्या लिखेंगे, के एफ, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड, कांस्टेंट फॉरवर्ड, ये क्या है, फॉरवर्ड रेट है। अब यहाँ पे ये जो आर है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए के रिएक्टिंग पावर क्या है, अल्फा, इंटू क्या है, बी के पावर क्या है, बीटा। ये क्या है बाबू, बीटा। मान लेते हैं ये अपना इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ये तो यहाँ आर एफ होगा और ये क्या होगा, आर बी के लिए अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, सी के पावर क्या होगा, गामा, इंटू डी के पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा आर बी इक्वल टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी के पावर गामा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी के पावर क्या लिखेंगे, डेल्टा। ये अपना इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी हम लोग जानते हैं क्या, आर एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बी होता है। तो पहले आप इसको फटाफट नोट करें, फिर हम लोग उधर बात करते हैं इसको। आर एफ इक्वल टू क्या होगा, आर बी होगा। क्लियर है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है, आर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी के पावर गामा इंटू डी के पावर क्या है, डेल्टा, इक्वल है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी के पावर क्या है, गामा इंटू डी के पावर डेल्टा डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। क्लियर है। यहाँ रेट कांस्टेंट, ये क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। इसी के एफ और के बी को हम लोग बोलते हैं के ई, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ई लिखते हैं तब, चाहे के लिखे तब। तो के इक्वल टू क्या होता है, के ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एफ बाई के बी, वेयर जहाँ पे के ई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया, के एफ बाई के बी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के एफ बाई के बी को क्या लिख सकते हैं, के ई लिख सकते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के ई इक्वल टू के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर डेल्टा, सॉरी गामा इंटू डी के पावर क्या है, डेल्टा डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। क्लियर है, ये आ गया। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 मिल करके क्या बनाया, NH3 बनाया, 2NH3। तो कहता है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए क्या कहता है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा है लिखने के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे,
यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के पावर स्टोइकियोमेट्री टू द क्या हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी के इक्वल टू क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NH3 के पावर क्या लिखेंगे 2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर N2 का पावर क्या है 1 है स्टोइकियोमेट्रिक, हाइड्रोजन का क्या है 3 है। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस में कर लेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। चलिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, 2 क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी रिएक्शन करके क्या दे रहा है C+D दे रहा है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है। उसी तरह क्या है जब C D से रिएक्शन करता है तो A प्लस बी बनाता है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया है K2 दिया है। तो कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात करते हैं K1 के लिए, क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा C के पावर 1 इंटू क्या होगा D के पावर क्या होगा 1 बाई क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ A बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा B होगा। उसी तरह हम बात करते हैं सेकेंड के लिए, तो K2 इक्वल टू क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा A बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा B, कंसंट्रेशन ऑफ क्या C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D लिखेंगे। क्लियर है? अब हमको इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो हम K1 इंटू क्या करने जा रहे हैं K2, तो K1 इंटू K2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो K1 और K2 के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्या कह रहा है A से B में गया, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है Ke का वैल्यू कितना है 1 है। उसी तरह B से कहाँ गया C में गया, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है 3 है। और C से जब D में गया तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है 5 दे रखा। तो कहता है देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A से B, यानी A टू B, जब A से B में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बात करते हैं A से B के लिए Ke इक्वल टू क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। उसी तरह हम बात करते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे Ku इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C बाई क्या लिखेंगे B लिखेंगे कंसंट्रेशन। इसी तरह C के लिए क्या लिखेंगे Ke इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे D बाई क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C लिखेंगे। यहाँ पे Ke इक्वल टू कितना दे रखा है 1 है, यहाँ पे Ke इक्वल टू कितना है 3 है, और यहाँ पे Ke इक्वल टू क्या है 5 है। कितना है 5 है। तो हमको A से D का निकालना है, किसका निकालना है A से D का निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे A। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी C होगा यहाँ, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यानी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा D बाई A आ जाएगा कंसंट्रेशन, यानी अब अपने पास क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका निकाल लेंगे। तो अब ये कैसे आया, मल्टीप्लाई करने पे आया, तो इस सबका वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितना है 1 है, C बाई B का वैल्यू कितना दे रखा है 3 है, और D बाई C का वैल्यू कितना दे रखा है 5 है, यानी कितना होगा 15, यानी Ke का वैल्यू कितना होगा 15 होगा। क्लियर है? नोट कर ले आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। SO2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है SO3 गैस बना रहा है, ठीक है। उसी तरह SO2 गैस है प्लस O2 गैस से रिएक्शन करके 2SO3 बना रहा है। आप दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन के इक्वल में हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जरा हम इसके लिए K1 दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, यहाँ स्टोइकियोमेट्री क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट SO2 का यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है 1 है तो पावर क्या लिखेंगे 1,
उसके बाद लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1/2 है। ये इक्वेशन अपना 1 है। उसी तरह हम बात करते हैं सेकेंड के लिए K2 इक्वल टू क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट SO3 का पावर 2 बाई क्या है SO2 का पावर क्या है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का पावर क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दोनों के बीच में हमको रिलेशन देखना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हम K2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ K2 को क्या लिख सकते हैं SO3, ठीक है ना, बाई SO2 और क्या है O2 है, ये है। इस सब का पावर क्या है 2 है, तो इसका होल पावर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो तो किसके फॉर्म में आ जाएगा, K1 के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो SO3 का पावर 1 हो जाएगा, क्लियर है, और ये SO2 का 1 हो जाएगा। यहाँ हाफ है तो इसको हाफ में कर देंगे ताकि ये 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा ऑक्सीजन 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इतना का वैल्यू हम क्या लिखे हैं K1 लिखे हैं, तो K2 इक्वल टू क्या लिखेंगे K1 का स्क्वायर लिख देंगे। आ गया क्या रिलेशन, क्लियर है। अब देखो जरा, जब भी हम स्टोइकियोमेट्री में यहाँ पे जो ये K2 है, K2 क्या है इसका डबल है, तो इसलिए इसका पावर क्या आ गया 2 हो गया। अगर 3 होगा तो इसका पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर 4 होगा तो इसका पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर ले। चलिए थोड़ा हम अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इसमें कहता है N2 + 3H2 मिल करके NH3 बनाया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है। उसी तरह सेकेंड स्टेप रिएक्शन है N2 + O2 मिल करके 2NO बनाया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है K2 दे रखा है। उसी तरह K3 दे रखा है किसके लिए H2 + ½ O2 मिल करके H2O बना रहा है। क्लियर है। तो कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke4 किसके लिए, ये केमिकल रिएक्शन के लिए हमको निकालना है। और ये इसको क्या कर रखा है, सबको स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले इसके लिए हम Ke लिख लेते हैं। Ke क्या आ रहा है इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO टू द पावर क्या होगा इट्स स्टोइकियोमेट्री H2O, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइड बाई अमोनिया और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री। उसी तरह ऑक्सीजन और इसका पावर क्या होगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमको लाना है। क्लियर है बाबू, ये हमको लाना है। तो अब हमारे पास K1 का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। K1 का वैल्यू क्या होगा, K1 का वैल्यू क्या होगा बाबू, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री बाई क्या होगा रिएक्टेंट H2 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये मान लो इक्वेशन अपना क्या है सेकेंड है, या ए मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लो, ठीक है। उसी तरह K2 है, इसके लिए प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन N2 और क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे। ये इक्वेशन अपना क्या है थर्ड है। K3 हम निकालेंगे, K3 क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे H2O बाई क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे ½ O2। ये इक्वेशन 4 है। क्लियर है। हमको क्या निकालना है Ke का वैल्यू, और Ke का वैल्यू इसके न्यूमरेटर में क्या दे गया है NO² दिया है और H2O का क्या दिया पावर 3 दे रखा है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा किसके मतलब प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में H2O और NO है। तो यहाँ देखिए इसमें H2O है और यहाँ NO है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो NO² मैच कर रहा है, लेकिन वहाँ H2O का पावर क्या है 3 है और यहाँ H2O का पावर क्या है 1 है। तो हमको इसका पावर 3 करना होगा, यानी अगर इसका पावर इसको क्या करेंगे 3 कर देंगे, क्यूबिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा 3 करेंगे, देन यहाँ पे क्या होगा क्यूबिक ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, क्यूबिक ऑन बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे तो ये K3 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे H2O का पावर क्या हो जाएगा 3 बाई H2 का पावर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, O2 इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा क्या, मान लो ये इक्वेशन क्या हो गया अपना 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, मतलब ये K3 का हो गया, अब इस K2 इन दोनों को गुना कर देंगे तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट के न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे K2 इंटू K3 का क्यूब करेंगे। तो K2 कितना है
NO का पावर 2, ठीक है ना भाई, क्या है N2 और क्या है O2 है। उसी तरह K3 क्या है H2O का पावर Q बाई H2 और O2 का पावर क्या होगा 3/2 होगा। ये O2 और ये O2 इसका पावर 1 है, ऐड कर देंगे तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, इसको 5/2 लिख दे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ 5/2, ये 1 है, ये 1 प्लस क्या है 3/2, ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको मिटा करके क्या लिख देते हैं यहाँ H2 और यहाँ O2 के पावर क्या लिख देंगे 5/2 लिख देंगे। क्लियर है, इतना लिख दिए, क्लियर है ना। अब देखो प्रोडक्ट में हमारा NO² है और H2O का पावर Q है। यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया NO² H2O का पावर क्या आ गया Q आ गया, मैच कर गया नोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ क्या है O2 के पावर 5/2 है, O2 के पावर 5/2 ये भी मैच कर गया। केवल इस वाले पार्ट को हमको रिप्लेस करना, N2 और H2 को रिप्लेस करना। तो N2 और H2 का रिलेशन देखो तो पहले इक्वेशन नंबर 3 में मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ H2Q होगा, ठीक है ना। इसमें देखो H2Q है और N2 दे रखा है, H2Q और N2 दे रखा है, तो इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 का Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे NH3 का स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे K1। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं NH3 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या है यहाँ पे इतना इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे K2 इंटू K3 का Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं K2 NO का स्क्वायर भाई क्या होगा H2O का Q डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं NH3 का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे K1 इंटू O2 के पावर क्या होगा 5/2। क्लियर है। अब ये K1 ऊपर चला जाएगा, तो ये K1 को अगर ऊपर कर देंगे तो इधर में K1 आ जाएगा, और ये K1 इधर में गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू K2 इंटू K3 का Q बाई क्या होगा K1 आ गया इज इक्वल टू NO का स्क्वायर बाई क्या होगा H2O का Q डिवाइड बाई NH3 का स्क्वायर इंटू O2 का पावर 5/2। इतना वैल्यू आ गया क्या, देखो तो आ गया ना। अब इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं K ही लिख सकते हैं, तो अपने पास K ही इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, देखो तो ज़रा क्या रहा है K2 इंटू K3 का Q है डिवाइड बाई क्या है K1 है, K2 है ना था। चलो फिर लिख सकते हैं K की जगह पे, ये अपना आ गया आंसर। क्लियर। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और अगले क्लास में KP KC के बीच में रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।